नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का द राज धर्मा पर। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ा गया था, महाराष्ट्र सरकार के कहने पर या फिर किसके कहने पर, बीएमसी को लताड़ लगा दी है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि जिस तरीके से कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ा गया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बदले की भावना से किया गया है। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है। तो अभी दुष्यंत जी मेरे साथ हैं। दुष्यंत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो अपने मुखपत्र, सामना मुखपत्र में लिखते हैं कंगना रनौत का ऑफिस टूट जाने के एक दिन बाद ही कि उखाड़ लिया, अब किस तरीके के शब्द वो यूज़ करेंगे जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने लताड़ लगा दी है? अब इस तरीके के शब्द यूज़ करेंगे कि उखाड़ लिया? अब तो हाई कोर्ट ने उनको उखाड़ दिया। पहले वो बोलते थे उखाड़ दिया, अब तो असल में उनको उखाड़ दिया हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट का जो आज निर्णय आया है वो वाकई में स्वागत योग्य है और ये न्याय की जीत है, ये कंगना की जीत है। और कंगना ने जैसे अपने ट्वीट में भी बोला है कि भाई जो विलेन बनकर मेरे पीछे पड़े थे उन्होंने मुझे हीरो बना दिया। और ये किसी इंडिविजुअल की है, ये कंगना की जीत नहीं है, ये डेमोक्रेसी की जीत है, ये प्रजातंत्र की जीत है, ये न्यायतंत्र की जीत है। तो आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही बधाई के पात्र हैं। आज भारत में न्याय की जीत हुई है, बहुत बड़ा दिन। गुंडागर्दी जो महाराष्ट्र में चल रही थी उसकी हार हुई है। जो अहंकार में इतना चूर हो गए थे कि किसी को भी नहीं देख रहे थे कि हमारी सरकार है, हमारा ही राज चलेगा और हम ही डिसाइड करेंगे किसके साथ क्या किया जाएगा। क्या कहेंगे आपको, इतना अहंकार जो रखते थे आज उनकी बोलती बंद है? देखिए, उनका अहंकार की तो एक बानगी 2 दिन पहले ये जो बड़बोले शकुनी मामा संजय राउत हैं, ये 23 तारीख को क्या बयान दे रहे थे, ध्यान है आपको? ये बोले कि इस दिन 1 साल पहले जब देवेंद्र फडणवीस ने 80 घंटे की अपनी सरकार बनाई थी, शपथ ली थी, ये उसकी जो डेथ हुई थी, ये उसकी आज वो बरसी है। ठीक है, उन्होंने यही बोला था कि ये उनकी बरसी है। तो आज हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने एक साथ 28 तारीख को इन्होंने शपथ ली थी ना, तो एक दिन पहले ही इनको भी बरसी का नहीं, इनके पहले जन्मदिन का कह लीजिए या पहली एनिवर्सरी का तोहफा दे दिया है इनको तमाचा मार के, बहुत बुरी तरह से। क्योंकि जिस तरह की हरकतें पिछले बहुत समय से, जब से ये सरकार बनी है तब से संजय राउत ने, उद्धव ठाकरे सरकार ने, परमवीर सिंह ने और पूरे पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से एक दमनकारी एक चक्र चला रखा था पूरे महाराष्ट्र में, आज कहीं ना कहीं वो लोग जो हताहत हुए, भले वो कंगना रनौत हो, भले वो अर्नब गोस्वामी हो या और ऐसे पत्रकार जो बेचारे कहीं ठहरते ही नहीं थे इस केस में, उनको भी उठाकर अंदर कर दिया गया था। आज उन सब ने राहत की सांस ली होगी कि चलो इस देश में सरकारें कुछ भी अपनी मनमानी कर ले, लेकिन न्यायपालिका जो है वो वहाँ बैठी है न्याय देने के लिए, न्याय जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संजय राउत को तो ये भी कहना था कि जो महाराष्ट्र है वो ठाकरे नाम से चलती है, यानी कि ठाकरे नाम के बिना महाराष्ट्र कुछ है ही नहीं। इस तरीके के बहुत सारे बड़बोले बयान उन्होंने दिए हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से कारनामे वो कर रहे हैं, जिस तरीके से लताड़ उन्हें लगाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट हो, मुंबई हाई कोर्ट हो, क्या लगता है ठाकरे नाम मिटता हुआ नजर नहीं आ रहा है? देखिए जी, ठाकरे तो ठुस हो गए। ठाकरे नाम जो है, ठाकरे की जितनी ठसक थी वो ठुस हो गई। तो बहुत आज मुझे ये लगता है कि शायद आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो वो भी खुशी होते कि भैया जिस तरह से तुम लोगों ने मेरे नाम को मिट्टी में मिलाया है, आज कम से कम तुम्हें कुछ सीख लेनी चाहिए कि भैया मैंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ एक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया था, हिंदुत्व की लाइन को आगे बढ़ाया था। तुम लोगों ने उस लाइन को छोड़ा, तुम लोगों ने दमनकारी नीतियां चलाई, तुम लोगों ने गुंडागर्दी करी, तुम लोगों ने लोगों को बोलने से रोका और कंगना रनौत का जिस तरह से घर तोड़ा और वो जो नौसेना के जो अधिकारी थे उनको किस तरह से बुरी तरह से इन्होंने मारा पीटा, किस तरह से पुलिस के सामने पालघर के अंदर संतों की हत्या कर दी जाती है और इनकी पुलिस बिल्कुल चुपचाप हाथ में हाथ धरे रहती है। यही नहीं बल्कि वो आगे बढ़ा रहे थे। ये वाला सीन बिल्कुल क्लियर है कि किस तरह से कुछ जो पुलिस वाले वहां पर खड़े थे उन्होंने उन संतों को आगे की तरफ धकेला भीड़ को कि लो भाई मार लो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो आज बाला साहब ठाकरे की जो आत्मा है उनको भी कहीं ना कहीं जरूर शांति मिली होगी, खुशी मिली होगी
और ठाकरे की जो ठसक थी वो ठुस हो गई है। अब मैं अर्नब गोस्वामी का भी मामला यहाँ पर लाना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को लताड़ लगाई है इस मामले पर कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी की नहीं छीन सकते हैं। जब एक राज्य में एक व्यक्ति रहता है तो उसकी कुछ व्यक्तिगत आज़ादी होती है। अगर वो कुछ बोल रहा है तो अपनी आज़ादी के तहत बोल रहा है, आप उसको उठाकर जेल में नहीं ठूस सकते हैं। तो क्योंकि अभी आरोप भी साबित नहीं हुए हैं उस पर, तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है बॉम्बे महाराष्ट्र सरकार पर एक के बाद एक वार करती नजर आ रही है। जो महाराष्ट्र सरकार है वो अपने ही इल्जामों के तहत फंसती हुई नजर आ रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला है वो एक नज़ीर बन गई है, वो एक प्रेसिडेंट बन गया है भविष्य में हर उस तानाशाह प्रवृत्ति की सरकार के लिए जो कि अपने विरुद्ध उठने वाली किसी भी आवाज़ को दबाने के लिए किसी भी छिछोरी हरकत और किसी भी दमनकारी हरकत तक जा सकते हैं। जी जी जी। तो आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन लोगों को भी जवाब दिया है, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग के, जो खान मार्केट गैंग के जो पत्रकार हैं, आपको ध्यान होगा जब यही जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने अर्नब गोस्वामी को इसी मामले में अंतरिम जमानत दी थी, तब राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, अरफा खानम, क्या क्या इनके बयान आए। मतलब न्यायपालिका के ऊपर इन लोगों ने एक प्रश्न चिन्ह सा लगाने की कोशिश की, क्योंकि ये लोग तो झेल नहीं सकते। इनका तो सीधा सा एक वन लाइनर होता है कि जो ये बोल रहे हैं वही ठीक है, जो ये कह रहे हैं वही ठीक है, जो ये कर रहे हैं वही ठीक है। बाकी सामने वाले अगर इनकी लाइन से बोलते हैं तो भैया ठीक है, नहीं तो आप गलत हो गए। आप किसी भी तरह से किसी भी हद तक जाकर ये उनको लताड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में पूरी डिटेल के साथ बताया है कि उन्होंने जो अंतरिम जमानत दी थी वो क्यों दी थी, और आज उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि ये जमानत अब परमानेंट जमानत है। परमानेंट मतलब कि जब तक इस केस के ऊपर कोई फाइनल निर्णय नहीं आ जाता, भले ही उस केस में अर्नब दोषी साबित हो जाए ना जी, सजा सुना दी जाएगी, लेकिन फैसला आने तक अर्नब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्पष्ट रूप से कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी सरकार, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट बॉडी किसी की अभिव्यक्ति के ऊपर आप अंकुश नहीं लगा सकते। ये अर्नब के साथ जो भी हुआ, ये हर उस भारतीय को जिसको कि संविधान ने ये ताकत दी है अभिव्यक्ति की आज़ादी की, तो ये जो राज्य सरकार की हरकत थी, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो संवैधानिक अधिकार है उसकी अवहेलना थी, उसका उल्लंघन था। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और देखिए, जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को डायरेक्ट ये बोल दिया है कि बदले की भावना से कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा गया था, किसको इशारा कर रहे हैं, या फिर बीएमसी किसके कहने पर ये सब किया होगा? क्या लगता है बॉम्बे कोर्ट का इशारा किस तरह? देखिए, ये जो 9 नवंबर की घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हो कि कंगना ने पहले बोला था कि भाई पीओ के जैसा हो गया, बम्बई आते हुए डर लगता है, लेकिन उन्होंने पूरी दबंगई के साथ, पूरी निडरता के साथ बोला कि मैं 9 तारीख को मुंबई आऊंगी। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया कि उसके आने से पहले ही, जब वो अभी हिमाचल से चली थी, हवाई जहाज में थी, यहाँ पहुंचने से पहले उसका घर तोड़ दिया। तो अब उस तोड़ने के पीछे ऑर्डर किसके थे? बीएमसी किसके अंडर है? महाराष्ट्र सरकार के अंडर। महाराष्ट्र सरकार की कमान भले उद्धव ठाकरे चला रहे हों, लेकिन चाबियां तो संजय राउत ही घुमाते हैं। तो आज जो कोर्ट ने कहा वो बड़े स्पष्ट रूप में कहा कि भाई आपने उस दिन जो कार्रवाई की वो बदले की कार्रवाई थी, और ये कार्रवाई किसी भी तरह से बीएमसी को और किसी भी राज्य सरकार को शोभा नहीं देती। यहीं तक ही नहीं, हाई कोर्ट यहाँ तक गया कि उन्होंने कहा कि कंगना राउत खुद असेसमेंट कर बताएं कि उनका कितना नुकसान हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि एक स्वतंत्र कमेटी का गठन होगा जो इस बात की पूरी विवेचना करेगी, असेसमेंट करेगी कि उसका कितना नुकसान हुआ है। और जब दोनों की एक युति बनेगी कि हाँ, कंगना मान लीजिए कहिए कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, और वो कमेटी भी कहती है हाँ जी आपका उतना नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान बीएमसी को, राज्य सरकार को भरना होगा। यहाँ पर मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई ठीक है, नियमों और कानूनों से अदालत बंधी हुई है, लेकिन होना ये चाहिए, न्याय की डिमांड ये है कि वो जितना भी हर्जाना तय होता है वो संजय राउत की जेब से जाना चाहिए, वो उन अधिकारियों की जेब से जाना चाहिए जिन्होंने संजय राउत के उस तुगलकी फरमान का
आदर किया और उस ऑर्डर को मानकर उसका घर तोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप कह रहे हैं बीएमसी जो है राज्य सरकार के अंदर आती है, महाराष्ट्र के अंदर। ऐसे ही संजय राउत का एक और मैं आपको बयान दे देती हूँ। जिस तरीके से अभी प्रताप सरनाइक के घर रेड पड़ी थी ईडी की, तो आपको पता होगा ईडी, एनसीबी और जितनी भी ये एजेंसियां सब केंद्र में आती हैं। तो इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर शिवसेना के नेताओं पर रेड करवा रही है, क्योंकि ये रंजिश का तहत उन्होंने बताया कि रंजिश कुछ निकाल रही है। लेकिन बीएमसी तो राज्य सरकार में आती है, तो यानी कि आपने भी तो रंजिश के तहत ही किया ना, तो आप किस बेस पर केंद्र सरकार पर ब्लेम लगा रहे हैं? देखिए, एक बात बड़ी तय है, वो कुछ भी कहते रहे संजय राउत कि केंद्र ने बदले लेने की कार्रवाई की है, ये की है, यही बात उन पर भी लागू होती है, ये भी ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जब किसी सच्चे आदमी के ऊपर, जो आदमी सत्य की राह पर चल रहा होता है, जो निर्दोष होता है, अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगता है तो वो उस आरोप की सफाई देता है। वो कहता है कि मैंने ये नहीं किया, जबकि इसके बदले नोटिस करने वाली बात ये है कि संजय राउत बयान क्या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास भी 120 जो बीजेपी के लोग हैं उनकी लिस्ट है। यानी वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे आदमी ने तो किया ही है, आपने भी किया, आपको भी एक्सपोज करूंगा, चलो तुम लिस्ट दो ना। अगर वाकई में किसी ने किया है तो वो लोग भी पीछे जाएंगे, they'll be behind the bars, जाएंगे वो भी जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप स्वीकारोक्ति कर रहे हो कि वो जो 175 करोड़ का आरोप और जो गबन का आरोप लगा है ईडी की तरफ से प्रताप सरनाइक के ऊपर, या उसकी जो कंपनी है टॉप सिक्योरिटी वाली जो कंपनी है, तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि ऐसा हुआ है। ये स्वीकारोक्ति ही तो है, ये एक्सेप्टेंस ही तो है। आप अपनी सफाई नहीं दे रहे, आप दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हो। अरे भाई, अगर आपने नहीं किया तो आप अपनी सफाई दीजिए ना, आप सबूत दीजिए कि हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो सबूत नहीं दे रहे, वो काउंटर एलिगेशन लगा रहे हैं। दैट क्लियरली शोज कि उन्होंने इस बात को मान लिया है कि 175 करोड़ का घोटाला हुआ है। जी जी जी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी दुष्यंत सिंह, हास्यास्पद बात मुझे बहुत लगती है ये। संजय राउत जी ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो जनता है वो हमारी तरफ है, यानी कि वो चाहती है कि महाराष्ट्र में शिवसेना ही सरकार रहे। लेकिन जिस तरीके से कारनामे वो कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि जनता उनकी तरफ होगी या फिर चाहती होगी कि शिवसेना फिर से सरकार में आए। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसमें मुझे तो गोविंदा और कादर खान की एक पिक्चर याद आ रही है जिसमें जॉनी लीवर भी थे। तो वो कादर खान अक्सर जॉनी लीवर जो उनका एम्प्लॉय था उससे पूछते थे, जब वो गोविंदा की साइड लेता था ना, तो उससे पूछते अरे तो उसकी तरफ है या मेरी तरफ है। तो वो उंगली उधर करता था और कहता था मैं तो आपकी तरफ हूँ। तो यही कुछ हालत जनता की है। जनता निरीह होती है, उसको अपना जीवन यापन करना है। वो इन लोगों से कंगना की तरह या अर्नब की तरह हर आदमी सरकार से लोहा नहीं ले सकता, पंगा नहीं ले सकता। जनता के हाथ में क्या है? वोट की ताकत। तो वोट की ताकत उसने पिछली बार भी दिखाई थी। उसने सत्ता तो दी थी बीजेपी को, लेकिन ये घोटाला करके खुद आपस में मिलजुल के बन गए। तो जनता कुछ भी कहती रहे, संजय राउत कुछ भी कहते रहे कि जनता हमारी तरफ है। जनता भले डर के मारे उंगली उनकी तरफ कर देगी, लेकिन वो जहां पर है वहीं पर है। जैसे ही ये सरकार गिरेगी, मेरा तो अपना ये मानना है कि अब इसी विधानसभा में से तो कुछ ऐसा कुछ नया समीकरण नहीं बनेगा कि भाजपा की सरकार आएगी। अंततः यहाँ पर दोबारा चुनाव बहुत नज़दीक है। विधानसभा के चुनाव आप मान लीजिए कि अगले साल की शुरुआत में, अप्रैल मई में, जब वेस्ट बंगाल का चुनाव होगा या जिस समय तमिलनाडु का चुनाव है, साथ ही महाराष्ट्र के चुनाव होने जा रहे हैं। ये आज आप मेरी बात नोट करके रख लीजिए। और उस समय भाजपा थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वापस सत्ता में आएगी महाराष्ट्र में। लेकिन संजय राउत ने जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से बोला है कि जनता हमारी तरफ है, कि तानाशाही से वोट लेने का इरादा है उनका। अरे संजय राउत खुद अपना राज्यसभा सीट छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ लें और जीत कर दिखा दें, पता लग जाएगा जनता किसकी तरफ है। मैं चैलेंज करता हूं उनको, अगर उनमें हिम्मत है कि जनता इतनी उनके साथ है, अपनी पसंद की सीट चुन लें संजय राउत। आप ये बात मानकर चलिए, पूरे महाराष्ट्र में, बम्बई हो या कोंकण हो या विदर्भ का इलाका हो, जितना पूरा महाराष्ट्र का इलाका है, मराठा डोमिनेटेड भी जो इलाका है, वो कहीं से भी लड़ लें। उद्धव ठाकरे की भी इतनी खिलाफत नहीं है जितनी जनता इनके प्रति आक्रोश लेकर बैठी हुई है।